अब तक आप लोगों ने पढ़ा। तभी दूसरा लड़का मन्नत के पास आता है तो मन्नत एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर भी मार देती है। तभी अजीत मन्नत पर झापड़ता है तो मन्नत वन शो पीस उठाती है और अजीत के सर पर मार देती है। अजीत अपने सर पर हाथ रखकर देखता है तो उसके सर से खून निकल रहा था और अब तीनों लड़कों की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अब आगे उन लोगों को देखकर मन्नत अपने मन में बोलती है, प्रेम कहाँ है आप, प्लीज आ जाए, बचा लीजिए अपनी मन्नत को। पीएस विलर। प्रेम की आंखें झटके से खुलती हैं और प्रेम अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। प्रेम पूरा पसीने में तर था। प्रेम को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। प्रेम की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ रही थी। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है, क्यों मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है। अपना फ़ोन निकालता है और बारी बारी अपने सभी बॉडीगार्ड्स को कॉल करता है। बॉडीगार्ड सर आपके पिताजी बिल्कुल ठीक है। दूसरा बॉडीगार्ड सर आपकी बड़ी माँ बिल्कुल ठीक है। तीसरा बॉडीगार्ड सर आपका कजन ब्रदर बिल्कुल ठीक है। सर आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। प्रेम की बहन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आखिर में प्रेम सिंघानिया विला के बॉडीगार्ड को फ़ोन लगाता है। वह इस वक्त घर के बाहर ही खड़ा था, जिससे प्राची ने ढेर सारे पैसे देखकर खरीद लिया था और बची खुची कसर उसने प्रेम के नाम की धमकी देकर पूरी कर दी थी। बॉडीगार्ड फ़ोन उठाता है तो प्रेम उससे डायरेक्टली पूछता है, मॉम कैसी है। बॉडीगार्ड, सर आपकी मॉम बिल्कुल ठीक है। तो प्रेम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, और नन त मन्नत वो कैसी है। बॉडीगार्ड बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बोलता है, अरे सर उसको क्या होगा, वो भी ठीक ही होगी। बॉडीगार्ड की लैंग्वेज सुनकर प्रेम की आंखें सर्द हो जाती हैं और प्रेम बहुत ही गुस्से में बोलता है, हाउ डरे यू टॉक अबाउट प्रेम सिंघानियाज वाइफ इन दिस लैंग्वेज। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाना, तुम्हारी शक्ल मुझे दिखने नहीं चाहिए। सिंघानिया विला में। बॉडीगार्ड डर के मारे सर बोलता रह जाता है और प्रेम फ़ोन काट कर फेंक देता है। सिंघानिया विला। मन्नत उन तीनों शैतानों को देखकर डरते हुए पीछे हो रही थी कि तभी अजीत आगे बढ़कर मन्नत के बालों को पकड़ लेता है और गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। इतना बोलकर अजीत मन्नत का सर दीवार में दे मारता है। सर पर चोट लगते ही मन्नत का सर घूम जाता है। मन्नत के सर से खून आने लगता है। मन्नत अनकॉन्शियस से फर्श पर गिर जाती है और अजीत आगे बढ़कर मन्नत के पेट पर एक जोरदार लात मारता है। मन्नत की आवाज़ तो गले में ही घुटकर रह जाती है। फिर अजीत मन्नत को उसके बालों से पकड़कर खड़ा करता है और उसे एक टेबल पर उठाकर पटक देता है और अब नाजुक सी मन्नत में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तभी अजीत का दोस्त आगे आता है और मन्नत को देखता है। मन्नत की सांसें बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी। तभी उन लोगों को लगता है कि अब मन्नत पर आसानी से काबू किया जा सकता है, इसीलिए वह लड़का मन्नत की साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच देता है। लेकिन मन्नत अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ लेती है और धीरे धीरे खड़ी होती है। मन्नत अपनी लड़खड़ाते जुबान में बोलती है, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन तो होगी ना, माँ तो होगी ना, तुम्हें उनका वास्ता, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो मेरे साथ। तभी दूसरा दोस्त आगे आता है और मन्नत के ब्लाउज का बाजू पकड़कर उसे फाड़ देता है और फिर पहला दोस्त भी मन्नत की साड़ी को पकड़कर खींचता है, जिससे मन्नत एक राउंड लेते हुए घूम जाती है और मन्नत की पूरी साड़ी खुल जाती है। मन्नत अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखकर खुद को छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि अब मन्नत सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। तभी अजीत आगे आता है और जबरदस्ती मन्नत के हाथों को उसके सीने से अलग करते हुए मन्नत की कंधे पर हाथ रखकर उसके ब्लाउज की बाजू को फाड़ देता है और फिर तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं और मन्नत को पकड़ लेते हैं। दो दोस्त मन्नत को फर्श पर लेटाते हैं और अजीत मन्नत के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों को पकड़ लेता है। मन्नत अपनी पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह छोड़ा नहीं पा रही थी। अजीत अपना एक हाथ मन्नत के पैरों से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हुए मन्नत के पेटीकोट को ऊपर सरकाने लगता है। जैसे ही मन्नत को यह महसूस होता है, मन्नत अपनी आंखें बंद करके अपने भोलेनाथ को बोलती है, हे महादेव, रक्षा कीजिए अपनी बेटी की। ऐसा होने से पहले मेरे जिस्म से मेरी सांसों को खींच लीजिए, पर मेरे साथ ऐसा मत होने कीजिए। महादेव, बचा लीजिए मुझे। तभी वहां पर एक जोरदार आवाज गूंजती है, क्या हो रहा है ये सब। आवाज को सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर और कोई नहीं बल्कि मंजू जी खड़ी थी। तभी प्राची आगे आते हुए बोलती है,
अरे आंटी कुछ नहीं हो रहा। मन्नत, जिसको आज तक उसके पति ने हाथ नहीं लगाया, तीन तीन लड़कों को अपने सामने देखकर ना ये बेकाबू हो गई थी, इसकी जिसमें ना आग लग गई थी, इसीलिए तीन तीन मर्दों के साथ हम बिस्तर होना चाहती थी। प्राची की बात सुनकर मंजू जी गुस्से से मन्नत को देखती हैं और आगे बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। वैसे मंजू जी पहले से जानती थी कि मन्नत ने कुछ नहीं किया, ये लोग ही मन्नत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन मंजू जी को तो बस एक अच्छा बहाना मिल गया था मन्नत को घर से बाहर निकालने का। इसीलिए मंजू जी तो मन्नत की कोई बात न सुनकर सीधा मन्नत पर ही भड़क जाती हैं। मंजू जी मन्नत का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर लाते हुए बोलते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतनी घटिया निकलेगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। पहले तो तुझसे शादी करके मेरा बेटा पहले से ही खुश नहीं है और अब वह तो इतनी घटिया हरकतें मेरे ही घर में रहते करने लगी। घटिया औरत, अब तो इस घर में नहीं रहेगी, निकल जा मेरे घर से। मन्नत रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, माँ जी मेरे बात तो सुनिए। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह लोग ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। माँ जी आधी रात हो रही है, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी मुझे घर से बाहर मत निकालिए। माँ जी कम से कम मुझे कपड़े तो दे दीजिए। मेरी हालत तो देखिए, मैं इस हालत में घर से बाहर कैसे जाऊंगी। लेकिन मंजू जी मन्नत की एक बात नहीं सुनती और उसे घर से बाहर धक्का दे देती है। मन्नत सीधा मुंह के बल बाहर गिरती है और मंजू जी दरवाजा बंद कर देती है। मन्नत दरवाजे के पास आकर दरवाजा बजाते हुए बोलती है, माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी मेरी बात सुनिए, कम से कम कुछ कपड़े तो दे दीजिए। माँ जी मैं से बाहर कैसे जाऊंगी। माँ जी मेरी बात सुनिए, दरवाजा खोलिए। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। रोते हुए मन्नत घुटनों के बल बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने मन्नत के ऊपर सो डाला है। मन्नत अपना सर घुमाकर देखती है तो वहां पर एक 60 से 70 साल का आदमी, जो कि विला का चौकीदार था। आदमी सहारा देकर मन्नत को खड़ा करने की कोशिश करता है और मन्नत उसके सहारे से खड़ी हो जाती है और फिर बाहर की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही मन्नत बाहर दरवाजे पर पहुंचती है तो एक बार पीछे मुड़कर अपनी भरी आंखों से उस घर को देखती है। मन्नत अपनी आंखों में हजारों सपने बसाकर दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, जिस घर के लोगों के लिए मन्नत में 3 साल तक अपना सब कुछ दिया, दिन रात उनकी सेवा की, और आज उसी घर के सदस्य ने उसे इस हाल में घर से बाहर निकाल दिया। मन्नत आज पूरे तरीके से टूट चुकी थी। अब मन्नत के अंदर कुछ नहीं बचा था। मन्नत ने इस घर में अपने दर्द की बर्दाश्त की हद तक दर्द बर्दाश्त किया था, लेकिन आज वो बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। शुभांगी अपनी भारी कदमों से वहां से निकल जाते हैं। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। दिल हंसते हंसते रो पड़ा, दर्द आंसुओं में है बड़ा। टूटी सबसे यारी मैं तो जिंदगी से हारी गई, सांसों को दुखा के कहाँ पे ये हवा क्यों रब्बा, इस कादर तुड़ियावे की एक टुकड़ा ना छोड़ावे, धड़कने के लिए धड़कनों में। शुभांगी बेसुध बीच सड़क पर चली जा रही थी और अब तो बारिश भी शुरू हो गई थी। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे शुभांगी के साथ आसमान भी रो रहा था। कुछ ना बचा क्यों रब्बा, इस कादर तुड़ियावे की एक टुकड़ा ना छोड़ा, धड़कने के लिए धड़कनों में। कुछ ना बचा तुड़ियावे धड़कनों में, तुड़ियावे। खुद का बाजुद खो गया, साया भी पराया हो गया, देखा है तुझको कहीं पे, बोले मेरा आईना। खुद का बाजुद खो गया, साया भी पराया हो गया, देखा है तुझको कहीं पे, बोले मेरा आईना। खून को ना पहचानूं, पता का खुद ना जानूं। तभी एक गाड़ी तेजी से मन्नत की तरफ आती है, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी मन्नत से टकराती, गाड़ी पहले ही रुक जाती है। तभी उसमें से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बाहर निकलकर मन्नत के पास आता है और बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं, आप ठीक तो हो ना। जैसे ही मन्नत उस लड़के की तरफ देखती है तो वह लड़का हैरान हो जाता है और एकदम से बोलता है मन्नत, और मन्नत रोते हुए उस लड़के के गले लग जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विजय था। विजय मन्नत को अपनी बाहों में लिए हुए बोलता है, मन्नत यह क्या हाल बना रखा है तुमने, और तुम भी सड़क पर आधी रात में क्या कर रही हो। मन्नत रोते हुए उससे बोलती है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे दादू के पास ले चलो विजय, मुझे दादू के पास जाना है। मन्नत की हालत देखकर विजय समझ गया था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, इसलिए अभी विजय मन्नत से कुछ नहीं पूछता और बस उसे सहारा देकर अपनी कार में बैठाकर वहां से निकल जाता है कि रब्बा इस कदर तुड़ियावे की एक टुकड़ा ना छोड़ावे, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। कि रब्बा इस कदर तुड़ियावे की एक टुकड़ा ना छोड़ावे, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। मन्नत अपना सर गाड़ी के शीशे से टीका लेती है
और उस पल को याद करती है जब वह अपना शहर काशी को छोड़कर यहाँ आई थी और आज इस शहर को छोड़कर वापस काशी जा रही थी। दिल का ननसेब था बुरा, जो सोचा था वो ना हुआ, दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का। दिल का ननसेब था बुरा, जो सोचा था वो ना हुआ, दूर से जो लगा समंदर था वो मंजर रेत का। धोखा दे गई कदरें, झूठी निकली लकीरें, कारो किस पे यकीन ये समझ में आए ना। क्यों रब्बा इस कादर तोड़िया वे की एक टुकड़ा ना छोड़ा, वे धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। क्यों रब्बा इस कादर तोड़िया वे की एक टुकड़ा ना छोड़ा, धड़कने के लिए धड़कनों में कुछ ना बचा। दर्द की इंतहा हो गई है आज, इश्क को गंदा किया गया है, हर जुर्म का इंसाफ होगा, सजा सबको मिलेगी। एक औरत के दिल से आह निकली है, गुनाहों की माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी। विजय मन्नत को एक होटल रूम में लेकर आता है और वहीं पर मन्नत को कुछ कपड़े भी लाकर देता है। मन्नत वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करती है और उसके नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। मन्नत कुछ पल के लिए तो शांत रहती है, लेकिन फिर मन्नत को सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है। मन्नत अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है और फिर रोते रोते शावर के नीचे बैठ जाती है। मन्नत फूट फूट कर रोने लगती है। मन्नत कपड़े बदल कर बाहर आती है। मन्नत ने इस वक्त वाइट कलर का एक नी लेंथ फ्रॉक सूट पहना हुआ था और उसी के साथ एक जयपुरी दुपट्टा था। मन्नत अपने भीगे बालों को टावल से सुखाते हुए बाहर आती है और जब विजय मन्नत को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आज विजय मन्नत को पूरे 3 साल 6 महीने बाद देख रहा था, क्योंकि मन्नत की शादी को भी 3 साल 6 महीने हो चुके थे। आखिरी बार जो विजय ने मन्नत को देखा था तो शादी के वक्त ही देखा था और शादी से आज विजय मन्नत को देख रहा था। जब मन्नत की शादी हुई थी तो मन्नत 18 साल की भी पूरे नहीं थी और आज मन्नत पूरे 21 साल की हो चुकी थी, जो कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की लग रही थी और विजय उसे देखता का देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी विजय का ध्यान मन्नत के मांग में लगे सिंदूर पर जाता है। शावर लेने की वजह से मन्नत की मांग का सिंदूर भूल गया था, लेकिन अभी भी उसकी लालिमा बाकी थी और अपनी मर्यादा को समझते हुए विजय अपनी नज़रें हटा लेता है। लेकिन फिर विजय का ध्यान मन्नत के शरीर पर लगी चोटों पर जाता है। तभी विजय टेलीकॉम से होटल के स्टाफ को कॉल करता है और उनसे फर्स्ट एड किट मंगवा लेता है। विजय मन्नत के घावों पर दवाई लगाता है और फिर विजय मन्नत का एक हाथ पकड़ता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है। फिर विजय मन्नत से पूछता है कि यह सब कुछ किया है। मन्नत, तुम इस तरह सड़क पर क्यों जा रही थी और तुम्हारे कपड़े और यह चोटों कैसे हुआ ये सब कुछ। मन्नत की आंखों से फिर से आंसू बहने लग जाते हैं और मन्नत विजय के सीने से लग जाती है और रो रो कर विजय को सब कुछ बता देती है। सारी बातें सुनकर विजय को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। विजय अभी के अभी सिंघानिया बेला जाकर सभी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मन्नत उसे ऐसा करने से रोक देती है। मन्नत इस वक्त बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी, इसीलिए मन्नत विजय से यही बोलती है कि उससे काशी वापस जाना है, अपने दादू के पास वापस जाना है। वह यहाँ पर फिर कभी नहीं आना चाहते। अगली सुबह सिंघानिया विला प्रेम सिंघानिया विला आता है और जैसे ही प्रेम घर के अंदर कदम रखता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। हमेशा जब भी प्रेम घर में आता था तो एक सुकून उसके दिल को मिलता था, लेकिन आज वह सुकून कहीं गायब था। प्रेम पहले तो सीधा अपने कमरे में जाता है और फिर वहां से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। आज ना चाहते हुए भी प्रेम की नज़रें मन्नत को ढूंढ रही थी, लेकिन प्रेम को मन्नत कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी प्रेम अपनी कॉफ़ी का एक सिप लेता है और फिर कॉफ़ी को थूक देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ये कैसी वाहियात कॉफ़ी बनाई है, किसने बनाई है ये कॉफ़ी। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है और प्रेम के सामने अपनी गर्दन झुकाकर खड़ा हो जाता है और फिर धीरे से बोलता है, सर कॉफ़ी मैंने बनाई है, लेकिन आपके लिए हमेशा मन्नत दीदी ही कॉफ़ी और खाना बनाया करती थी। लेकिन पहले तो प्रेम को ये सुनकर शौक लगता है कि आज तक जब भी प्रेम सिंघानिया विला आता था और उसे जो टेस्टी खाना मिलता था वह मन्नत बनाया करती थी। लेकिन सर्वेंट की आधी अधूरी बात सुनकर प्रेम बोलता है, लेकिन क्या सर्वेंट, लेकिन आज सुबह ही बड़ी मैडम ने बताया कि मन्नत दीदी घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर प्रेम को दूसरा झटका लगता है। वैसे तो प्रेम को मन्नत के घर छोड़कर जाने का बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी प्रेम का दिल बेचैन हो जाता है। जिस सुकून को पाने के लिए प्रेम सिंघानिया विला आया था वह सुकून तो उसे छोड़कर जा चुका था और आज प्रेम को सिंघानिया मिला अधूरा लग रहा था। प्रेम भी वहां से बिना कुछ खाए पिए और बिना किसी से मिले ही चला जाता है। 1 महीने बाद मन्नत अपने घर पहुंच चुकी थी और मन्नत ने अपने दादाजी को भी धीरे धीरे सब बता दिया था। मन्नत के दादाजी को भी अपनी पोती के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है।
लेकिन उसके दादाजी एक मामूली किसान थे और प्रेम सिंघानिया बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसीलिए मन्नत के दादाजी प्रेम सिंघानिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और विजय भाई प्रेम सिंघानिया के सामने एक बहुत ही छोटा सा बिजनेसमैन था। इसीलिए विजय के पिताजी भी विजय को कुछ भी ना करने की सलाह देते हैं और उसे प्रेम से दूर रहने के लिए ही बोलते हैं। प्रेम से उलझने से अच्छा है कि मन्नत का तालाब कराकर जो खुशियां आज तक मन्नत को नहीं मिली, वह खुशियां देकर उसे उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने में सहायता करें। मन्नत को शादी के लिए मनाए और फिर उसे एक बहुत ही अच्छी और शादीशुदा जिंदगी दे, जिससे मन्नत अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। 2 महीने बाद प्रेम मन्नत को डिवोर्स के पेपर भिजवा देता है और मन्नत बिना कुछ कहे डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। तभी जो वकील मन्नत से डिवोर्स पेपर साइन कराने के लिए आया था, मन्नत को बोलता है, 3 महीने बाद आपको दिल्ली की कोर्ट में आना होगा। जज के सामने एक और फाइनल डिवोर्स के पेपर होंगे, आपको वह साइन करने होंगे और फिर पेपर सबमिट होने के बाद आपका डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रेम सिंघानिया की वाइफ नहीं रहेंगी और आप चाहे तो किसी और से शादी कर सकती हैं। मन्नत उस वकील से कुछ नहीं बोलती, बस अपने भारी दिल को संभाल कर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी वकील जाने के लिए मुड़ता है लेकिन रुक कर बोलता है, तो मैसेज सिंघानिया, क्या आपने भी अपने लिए किसी को पसंद कर लिया है? क्योंकि मिस्टर सिंघानिया की तो 2 दिन बाद सगाई है मिस प्राची के साथ। वकील की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। मन्नत उस वकील को कुछ नहीं बोलती और बस अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अंदर चली जाती है। वकील ने भी मन्नत के चेहरे की वह दर्द भरी मुस्कान भाव पी ली थी। वकील अपने मन में बोलता है, बड़े बड़े लोगों ने तो डिवोर्स को जैसे फैशन बना दिया है। इतनी प्यारी मासूम और सुंदर बीवी को छोड़कर पता नहीं क्यों प्रेम सिंघानिया दूसरी शादी करना चाहता है। वकील वहां से चला जाता है। तभी विजय मन्नत के पास आता है। विजय ने वकील को मन्नत के घर से जाते हुए देख लिया था, इसीलिए विजय मन्नत से पूछता है कि वकील यहाँ पर क्यों आया था। तभी मन्नत विजय को सारी बातें बता देती है, तो विजय को भी समझ में आता है कि शायद आज मन्नत का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए विजय मन्नत को अपने साथ मुंबई जाने के लिए बोलता है, लेकिन मन्नत जाने से मना कर देती है। लेकिन तभी मन्नत के दादाजी वहां पर आते हैं और फिर मन्नत को समझाते हैं कि वह भी घूमे फिरे और अपने ध्यान को थोड़ा सा इधर उधर और बातों में लगाएं। ऐसे कब तक यूं ही घर में बैठी रहेगी? 3 महीने हो चुके हैं और तुम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती। आखिर कब तक घर की 4 दीवारों में घुटी रहोगी? विजय और दादाजी के समझाने पर मन्नत मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात का वक्त प्रेम समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र की लहरों को देख रहा था। एक तूफान सा प्रेम के अंदर पिछले 3 महीनों से उठा हुआ था और आज एक तूफान समुद्र की लहरों में आया हुआ था। प्रेम का दिल वैसे तो हमेशा बहुत बेचैन रहता था, लेकिन आज समुद्र किनारे आकर प्रेम को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों का खोया हुआ सुकून आज उसे मिल रहा है। प्रेम समुद्र की लहरों को देख ही रहा था कि तभी प्रेम का फोन बजता है। प्रेम अपना फोन देखता है तो उस पर कुणाल का कॉल आ रहा था। प्रेम फोन उठाता है तो कुणाल बोलता है, सर कहाँ हैं आप? आपकी 15 मिनट में मीटिंग है फॉरेन क्लाइंट के साथ। प्रेम कुणाल की बात सुनकर बोलता है, मैं आ रहा हूँ। प्रेम अपना फोन अपनी पॉकेट में रखकर पीछे पलट रहा होता है कि तभी प्रेम का ध्यान एक पहाड़ी पर जाता है जहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसने व्हाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसका दुपट्टा भी हवा में लहरा रहा था। हालांकि प्रेम को लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वह लड़की प्रेम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। प्रेम उसे देखने में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास की चीज़ों का कोई ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन तभी प्रेम देखता है कि वह लड़की आगे बढ़कर जानबूझकर पानी में कूद गई है। फिर प्रेम दिखता है कि लड़की पानी के ऊपर भी नहीं आ रही है, तो प्रेम समझ जाता है कि शायद लड़की खुदकुशी करने की वजह से पानी में कूदी है। इसीलिए प्रेम भी जल्दी से पानी में कूद जाता है। प्रेम तैरते हुए लड़की के पास जाता है और उस लड़की का एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। तभी उस लड़की का एक हाथ प्रेम के दिल पर आ जाता है। उस लड़की के दिल पर हाथ रखते हैं प्रेम के दिल में तो जैसे सुकून का एक समंदर सा शांत हो जाता है, लेकिन दिल की धड़कनों का शोर बढ़ जाता है। प्रेम उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे समुद्र के किनारे लेकर आता है और फिर प्रेम उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर समुद्र से बाहर निकलता है। प्रेम ने इस वक्त ब्लू जींस और वाइट शर्ट पहन रखी थी, जो पानी में भीगने की वजह से शर्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए थे और प्रेम की मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। प्रेम बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। प्रेम के माथे पर उसके भीगे हुए बाल बिखरे हुए थे, जिसमें पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह टपक रही थी।
और जब प्रेम उस लड़की को अपनी बाहों में लिए समुद्र से बाहर आ रहा था तो जो भी लड़कियां समुद्र के किनारे खड़ी हुई समुद्र के नज़ारों का मजा ले रही थी, वह प्रेम को देखकर तो प्रेम पर फिदा हो जाती हैं। प्रेम की अट्रैक्ट बॉडी उन सभी लड़कियों के अंदर के डिजायर को जगा रही थी। लड़की के कुछ बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे जिससे लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़की की आंखें जो इस वक्त बंद थी और जिसकी पलकें बहुत ही धनी थी, और बालों के बीच में से दिखाई देते हुए उसके हल्के गुलाबी होंठ प्रेम के दिल की धड़कन और भी ज्यादा बढ़ाना का काम कर रही थी। चांद की रोशनी में लड़की एकदम अप्सरा लग रही थी, और अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मन्नत ही थी।